नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 और उसमें अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। संविधान की जो बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए उससे थोड़ा सा ओवरडोज देते हुए आपको जानकारी दी है। फिर हमारे जीवन में हमारे भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो थे मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों की चर्चा करी। मौलिक अधिकारों के साथ मैंने आपको मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको पढ़ाया, तो वहां हमारा पूरा दूसरा अध्याय भी पूरा हो गया। अब आज से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 3 की, जो है चुनाव और प्रतिनिधित्व। आज उसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारी तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। और कौन सी क्लास से ही हमने तैयारी शुरू कर दी है? हमने क्लास 11th से ही तैयारी शुरू कर दी है। अब हमें यह ठानना है कि राजनीतिक विज्ञान को हमें बिल्कुल अपने मन में, अपने दिल में उतार लेना है। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंटों को, एक एक चीजों को आप समझते जाइए। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम बात करेंगे चुनाव और लोकतंत्र की, हम बात करेंगे भारत में चुनाव व्यवस्था की, हम बात करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की, और हम बात करेंगे चुनाव सुधार की। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पे बिल्कुल गहराई में जाकर के विस्तार से और विस्तृत में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप ये जान सके कि हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से हमारे देश में नेताओं को चुना जाता है और किस प्रकार से उन नेताओं के द्वारा हम शासन को चला रहे हैं। ये हम इस अध्याय में पूरा चर्चा करेंगे। पर हम आगे की ना सोच करके पहले आज की सोच लेते हैं, ठीक है। और आज का है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो ये जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, और फिर जो पहला टॉपिक है चुनाव और लोकतंत्र, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, सबसे पहली बात तो जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र, ओके, और ये बात आप आज से नहीं, आप क्लास 9th से और उससे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पर लोकतंत्र कह देना काफी है, सिर्फ और सिर्फ ये लोकतंत्र मैंने बोल दिया और लोकतंत्र हो गया। क्या लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ इस एक शब्द में समाया हुआ है? नहीं, लोकतंत्र काफी गहराइयों में जाता है। जब मैं ये कहूंगा कि स्विट्जरलैंड का और भारत का लोकतंत्र अलग है, तो आप क्या सोचते हैं मुझे बताइए। जब मैं कहता हूं कि अमेरिका और भारत का लोकतंत्र अलग है, तो आप क्या सोचते हैं बताइए। आपको विश्वास नहीं होगा कि यार अमेरिका भी लोकतंत्र और भारत भी लोकतंत्र, डिफरेंस कहां पर है, अंतर कहां पर है। वो अंतर हम इस अध्याय में जानेंगे। हमारा और स्विट्जरलैंड में कि लोकतंत्र में क्या अंतर है, वो अंतर हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक शब्द नहीं है, लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। लोकतंत्र में हजारों भावना है और उन भावनाओं के अनुसार, उस प्रक्रिया के अनुसार हमें अलग अलग रूप शासन के लोकतंत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। पर अगर मैं बात करूं हजारों साल पहले की, तो जब से हम बात कर रहे हैं तब से कोई ऐसा नहीं था कि शुरुआत से हमेशा से लोकतंत्र ही हो रहा हो। हमने हमारे नेताओं को वोट डाल करके चुनाव नहीं, तो काफी समय पहले से तो शासन की प्रक्रियाएं क्या थी वो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से शासन के प्रकार थे। उन शासन के प्रकारों की हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम लोग लोकतंत्र पे आएंगे और लोकतंत्र पे पूरे विस्तार में चर्चा कर करके मैं आपको अलग अलग जो लोकतंत्र के प्रकार हैं उनकी चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं शासन के प्रकार। शासन के प्रकार की बात का मतलब है कि हम लोग शासन किस प्रकार से कर रहे हैं, हम रूल किस प्रकार से कर रहे हैं। ओके, तो वो आ जाता है शासन के प्रकार। अगर आप लोगों ने बचपन से सुने होंगे तो जैसे कि एक तो आपने राजतंत्र सुना होगा, ओके, एक आपने तानाशाही सुना होगा, एक आपने छोटी क्लासों में सैन्य शासन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, सैन्य शासन, इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। राजतंत्र जहां पे एक राजा राज कर रहे हैं, तानाशाह में एक तानाशाही राज कर रहा है, जहां पे आपने कक्षा 9 में हिटलर के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में, ठीक है। और सैन्य शासन जहां पे सेना अपना राज करना शुरू कर देती है। जब आपने कक्षा 9 में राजनीति विज्ञान की शुरुआत करी थी, तो पहले अध्याय में लोकतंत्र में आपने पढ़ा होगा सेना शासन के बारे में, पाकिस्तान की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो शासन के अलग अलग प्रकार होते हैं और समय के साथ इन प्रकारों में और धीरे धीरे सुधार होता गया और फिर जो सबसे बेहतरीन जो शासन का प्रकार आया वो आया लोकतंत्र। वो शासन का प्रकार आया लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं लोक, तो लोक वर्ड किसके लिए है? लोगों के लिए। और तंत्र का मतलब क्या है? व्यवस्था। तो मैं ये कहता हूं लोकतंत्र क्या है? लोगों की व्यवस्था है। लोगों की व्यवस्था। यहां पे ना राजा की व्यवस्था है, ना तानाशाह की, ना किसी सेना की। यहां पे सबसे सुप्रीम जो है वो कौन है? लोग है। और जैसा कि हम लोग पहले अध्याय से पढ़ते हुए आए हैं, भारत के संविधान ने भी सर्वोच्च अगर किसी को स्थान दिया है तो भारत के लोगों को दिया है। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों की व्यवस्था है कि लोग राज करेंगे, लोगों के अनुसार देश का शासन चलेगा या लोग शासन चलाएंगे। पर सवाल यह आता है कि हम लोग कैसे शासन चलाते हैं?
हम लोग कैसे शासन चलाते हैं, शासन तो मोदी जी चला रहे हैं, शासन तो योगी जी, अशोक गहलोत जी, अलग अलग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो लोग चला रहे हैं, हम लोग कैसे चला रहे हैं। तो लोकतंत्र में बात है जब लोगों की व्यवस्था, और इसको अब हम लोग अलग अलग वर्गीकृत करके देखते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि भारत में जो शासन चल रहा है वो किस प्रकार का शासन है, और दूसरे देशों में जो शासन चल रहा है वो किस प्रकार का शासन है। देखिए, लोकतंत्र को जब हम लोग विभाजित करते हैं तो सबसे पहले तो लोकतंत्र को आप दो भागों में बांटिए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में समझिए। देखिए, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या हो रहा है? जब डायरेक्टली क्या हो, लोग डिसीजन ले रहे हो, डायरेक्टली रूल बाय द पीपल, जनता के द्वारा डायरेक्टली राज करा जा रहा हो। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कौन राज कर रहा है? जनता राज कर रही है। देश में कोई भी निर्णय लेना होगा, कौन लेगी? जनता लेगी। ठीक है, जनता से वोटिंग करवाई जाएगी कि भाई हम आप इस चीज के सपोर्ट में हो, वो हाँ भरेगी, बोले हाँ, वो ना करेंगी, वो ना। ओके, तो वो क्या है? डायरेक्टली रूल है। जैसा कि अगर पहले के आप ग्रीस यूनान में देखेंगे, जो ग्रीस है प्राचीन यूनान में देखेंगे, तो वहां पे प्रत्यक्ष ही था, डायरेक्टली लोगों से पूछा जाता था। ठीक है, अगर आज आप स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही है कि वहां की जो संसद है वो लोगों से पूछती है कि भाई ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर वो क्या है, वो काम होता है। तो वहां पे लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने अनुसार कानून बनवा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसमें डायरेक्टली जनता क्या होगी? जनता की सहभागिता होगी, जनता उसमें जुड़ी हुई होगी। आपने कक्षा 10 में ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा होगा, ग्राम पंचायत में आपने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा होगा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा गांव के लोगों का, जितने भी वयस्क लोग हैं जो 18 के ऊपर है, उन सभी लोगों का एक समूह है। वो डिसीजन लेती है कि गांव में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना पैसा खर्च होगा, सड़क बनेगी या पानी की सुविधा पहले होगी, ये डिसीजन लेती है। तो ग्राम सभा भी हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है, एक छोटा सा रूप है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर क्या हो, जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जनता क्या कर रही हो, अपनी भागीदारी निभा रही हो। अब आ जाते हैं अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जनता डायरेक्टली रूल नहीं करेगी, जनता डायरेक्टली राज नहीं कर रही है। इनकी जगह राज कौन कर रहा है? इन लोगों ने जिनको चुना है, और हम जिनको चुनते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। तो जिन लोगों को हम चुनेंगे उनको क्या कहेंगे? प्रतिनिधि, और जो चुनकर के गए वो प्रतिनिधित्व का सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन का। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा पूरा देश है, इस देश को क्या कर दिया जाएगा? कुछ भागों में बांट दिया जाता है। ओके, जिन भागों में बांट दिया जाता है उनको हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। ओके, ये जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं कि भाई यहां पर भी 10 लाख, यहां पर भी 10 लाख, यहां पर भी 10 लाख। अब ये 10 लाख डायरेक्ट राज नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? एक व्यक्ति को चुन लेंगे। ये एक व्यक्ति इन 10 लाख लोगों का क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। वो डिसीजंस लेगा कि इन 10 लाख लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये 10 लाख लोग इसको अपनी समस्या बताएंगे, और ये कहां जाकर के बैठेगा? इस संसद में, विधानमंडल में, वहां जाकर के बैठेगा और समस्या बोलेगा कि मैं उस इलाके से, उस क्षेत्र से चुन करके आया हूं, वहां के लोगों के पास पानी की काफी बड़ी समस्या है, उस पानी को, समस्या को संसद समाधान दे या उसके लिए फंड जारी करे। ये अपनी समस्या से बताएंगे, और ये उन समस्याओं को बड़े स्तर पर लेकर के जाएगा, और उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए या सुलझाने के लिए कोई ना कोई समाधान निकाल करके आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट जनता ने नहीं करा है, जनता डायरेक्ट नहीं वोटिंग करे कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देश में कोई भी कानून आता है, देश में कोई भी योजना बनती है, वो सरकार डिसाइड कर लेती है। सरकार में कौन बैठे हैं या संसद में कौन बैठे हैं? ये हमारे प्रतिनिधित्व तो बैठे हैं, ये लोग ही तो डिसीजन ले रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। हमसे तो नहीं पूछा जा रहा ना, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना रखा है। प्रतिनिधित्व का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि आप लोग देखते हैं 11 की क्रिकेट टीम होती है, 11 की क्रिकेट टीम है। अब उस 11 के 11 तो टॉस करने नहीं जाते, टॉस करने तो एक जना ही जाता है, जैसे कि विराट कोहली गया टॉस करने। अब इंडिया ने टॉस जीत लिया, कभी भी नीचे ये नहीं लिखा हुआ था विराट कोहली वॉन द टॉस, क्या लिखा हुआ था? इंडिया वॉन द टॉस, भारत ने टॉस जीता। क्यों? क्योंकि ये विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 11 का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, क्रिकेट में वो पूरे 130 करोड़ जो भारतीय हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिप्रेजेंट का, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिबेट कंपटीशन आपके शहर में आयोजित कराया गया,
और सभी स्कूल्स को क्या है, इनविटेशन लेटर भेजे गए कि आप सभी अपनी अपनी स्कूल में से 11th और 12th के बच्चों को डिबेट के लिए लेकर के आए। और जैसे कि मान लीजिए मुद्दा यही था कि आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। अब स्कूल वालों ने मान लीजिए आपको चुन लिया, 5 बच्चों को लेकर के जाना था, उन 5 बच्चों में आपका भी नाम आया। अब आप वहां जाकर के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको वहां कोई नहीं जानता, आपके स्कूल का नाम लिया जाएगा, XYZ स्कूल के ये यहां पर अब अपने विचार रखने के लिए आएंगे जो कि लोकतंत्र के पक्ष में है या विपक्ष में, जो भी आपका टॉपिक होगा वो। अब आप वहां पे क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे स्कूल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैं आज यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इंडिविजुअल थोड़ी हूं, मैं लर्न एंड शेयर टीम का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये जितना कंटेंट आपको पहले दिख रहा है इसमें पूरी टीम का योगदान है। तो यहां पे मैं किसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? मैं लर्न एंड शेयर टीम का, पूरी टीम का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व करता हूं। जब हम दूसरे के बिहाफ पर, हम दूसरे के आधार पर हमने जिम्मेदारियां ली हो और हम उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो वो प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव की बात हो जाती है। उस एक व्यक्ति हजारों अनेकों व्यक्तियों को दर्शाता है। जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति विदेशी दौरों पर जाते हैं और उनके नाम के आगे इंडिया या भारत लिखा हुआ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर नरेंद्र मोदी जी या हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गई है। कौन पहुंचे हैं? भारत पहुंचा है। 130 करोड़ की जो आबादी है वो पहुंची है। अभी आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी और फिर जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर गई तो क्या कहा गया कि भारत से प्रतिनिधित्व आया है। तो ये क्या है कि वहां पर एक व्यक्ति का पहुंचना मतलब वो जिन जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है उन सबका नाम आ जाएगा। यहां से आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी है। जीवन में आप कभी गलत व्यवहार मत करो। गलत व्यवहार क्यों मत करो? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आप काफी लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। कैसे? अगर आपने मान लीजिए किसी के साथ गलत व्यवहार करा तो वो क्या कहेगा? बच्चा तो गलत ही है, खराब है। इसके माता पिता ने भी इसको कैसे संस्कार दिए हैं, इसके टीचर्स ने भी पता नहीं क्या पढ़ाया, क्या इसको सिखाया, कुछ सिखाया नहीं, पता नहीं कैसे सोसाइटी में रहता होगा। गंदे लोग। आपके एक जने के व्यवहार के कारण आपके गुरुजनों को, आपके माता पिता को, आपकी पूरी सोसाइटी का नाम खराब हो गया। और वहीं आप एक अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? वाह, क्या संस्कार दिए माता पिता, क्या शिक्षा दी है गुरुजनों ने, बहुत अच्छी जगह रहता होगा, बहुत अच्छी सोसाइटी में ये व्यक्ति रखता होगा। तो आप भी काफी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके नाम से भी काफी लोग जाने जाते हैं अब कि हाँ भाई ये व्यक्ति। तो अब जैसे मैंने कहा कि मेरे नाम से क्या होगा, मेरे माता पिता का, सबका एक आइडिया सा लग जाता है। जब यहाँ पे इंडिया की क्रिकेट टीम हारती है, सिर्फ और सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं हारते, पूरा भारत हारता है। जब ये जीतती है तो पूरा भारत जश्न मनाता है क्योंकि भारत की जीत हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने लोकतंत्र में भी क्या कर लिया? प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपना ली। प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था अपनाई क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। अब 130 करोड़ लोगों से हम डेली पूछने लगे, हाँ भाई काम करवाएं या नहीं करवाएं, तो पहली बात तो लोग वैसे जब 5 साल में एक बार वोट होता तब तो वोट डालने नहीं जाते। फिर वो लोग कैसे हर मुद्दों पे वोटिंग करेंगे, किस प्रकार से वो किसी को सपोर्ट, किसी को विपक्ष करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, हमारे प्रतिनिधित्व चुन लें और अगर ये सही काम ना करे तो हम क्या करेंगे, इसको 5 साल में हटा देंगे। तो बोले सर हो गया लोकतंत्र खत्म, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अब भी नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष में अभी आप और आ जाइए। अप्रत्यक्ष में भी 2 प्रकार की व्यवस्था है। इसमें है संसदीय व्यवस्था, इसमें कौन है? संसदीय व्यवस्था। और यह है, या तो आप इसे अध्यक्षात्मक बोल सकते हैं या आप इसे राष्ट्रपति की व्यवस्था भी बोल सकते हैं। इस पर हम लोग आगे का जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तब आपको विधायिका कार्यपालिका पढ़ेंगे, उनमें ये आएगा। तो संसदीय व्यवस्था जहां पर क्या होगा, संसद सुप्रीम होगी, जहां पर क्या है, संसद सबसे टॉप पर है और यहां पे जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। सारी की सारी जो पावर है, सारी की सारी जो शक्ति है वो किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी और यहाँ पे संसद के पास है। तो जैसे कि भारत क्या है, संसदीय प्रणाली का भाग है, भारत, इंग्लैंड, और यहाँ पे राष्ट्रपति का अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति शासन का। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष में है, भारत अप्रत्यक्ष में। तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड और भारत की अलग अलग है, अमेरिका और भारत की अलग अलग है। अब संसदीय प्रणाली में आप देखिएगा कि सरकार का जो मुखिया है, सरकार का जो मुखिया है या हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अब इसमें भी आप 2 भाग कर सकते हैं संसदीय प्रणाली में। उसमें जब आप 2 भाग करेंगे तो एक तो क्या है, जहां पे गणराज्य होंगे। गणराज्यों का मतलब क्या है? जो सर्वोच्च पद देश का होगा वो निर्वाचित होगा। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति, पर शक्ति नाम मात्र है, शक्ति पूरी नहीं है।
शक्ति तो सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। पर गणराज्य, हेड ऑफ द नेशन, जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ वो राष्ट्रपति और वो निर्वाचित है। वो ऐसा नहीं है कि आज पहले राजा था फिर उसका बेटा राजा बनता गया, ऐसा नहीं है। और अगर इसमें दूसरी व्यवस्था में देखते हैं तो आप पाएंगे संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। अब यहां पर क्या है, सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री है, पर देश का जो सर्वोच्च पद है, सबसे हाईएस्ट जो होगा वो कौन होगा? राजा या रानी। जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लैंड। तो अब यहां पे मैंने क्या करा, इंग्लैंड को और भारत के लोकतंत्र में भी आपको अंतर दर्शा दिया। तो लोकतंत्र एक छोटा सा विचार नहीं है, और मैंने क्या कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर आप 1 घंटे का लेक्चर लें तो भी कम है, आप 2 घंटे का ले तो भी कम है, और ये एक ऐसा मुद्दा भी है जिसको 2 मिनट में भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो लोकतंत्र एक काफी गहराइयों वाला विषय है। तो अब आप लोकतंत्र को समझ जाइए कि लोकतंत्र एक जनता की व्यवस्था है जहां पर जनता के अनुसार शासन होगा, जनता के हिसाब से देश को चलाया जाएगा। पर लोकतंत्र को हम वर्गीकृत करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष में जहां पर डायरेक्टली जनता रोल करेगी, डायरेक्टली जनता डिसीजंस लेगी, ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि पुराने यूनान की बात कर लो या आज स्विट्जरलैंड की बात कर लो, भारत में ग्राम सभा, ये इसके उदाहरण है। अप्रत्यक्ष में बात करते हैं जहां पर जनता खुद डायरेक्ट रूल ना कर करके अपने प्रतिनिधित्व चुन लेती है, कह देती है कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये बात करेगा, इससे बात कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे कि बड़े लोग क्या करते हैं, अपना एक पीए रखते हैं ना, इससे बात कर लो, ये हाँ बोल देगा फिर मैं देख लूंगा। तो मतलब ये हाँ बोल देगा, फिर जनता सोचती है हाँ अच्छा ठीक 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 है। फिर इसमें भी हमने 2 भाग करे, संसदीय या अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति का। तो संसदीय में भी क्या होगा, गणराज्य और संवैधानिक राजतंत्र का मैंने आपको बता दिया। एक बात और देखिएगा, एक होता है देश का मुखिया जिसे हम लोग कहते हैं हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन, और एक होता है सरकार का मुखिया जिसे मैं कहता हूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति में, तो यहां पर हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देश का मुखिया सरकार का मुखिया दोनों राष्ट्रपति है। पर जब मैं यहां पर बात करता हूं तो सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री है, पर यहां पे फिर गणराज्य है तो राष्ट्रपति, और नहीं तो वो क्या होगा, राजा या रानी हो जाएंगे। ओके, यहां तक आपको क्लियर। अब देखिए, जब हम ये बात कहते हैं कि हम जनता जो है वो प्रतिनिधित्व को चुन रही है, हमारे जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनको चुन रहे हैं। अब चुन कैसे रहे, तो चुनाव के माध्यम से। कैसे चुन रहे, चुनाव के माध्यम से, या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्शंस कहते हैं। अब अगर आप इन चुनावों को देखते हैं तो चुनावों में क्या है कि अगर आप शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पे 2 शब्द मिलकर के आते हैं, चुन प्लस आओ। चुन का मतलब बेसिकली होता है सिलेक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए ये 2 मोबाइल फोन है, इसमें से मैंने इसको चुन लिया, ओके, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चुन मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े होते हैं। तो अब हम उनमें से एक को ही तो चुनते हैं, हमने चुन लिया। और चुन आओ मतलब मैंने बोला आओ और देश को चलाओ, ठीक है। तो चुन करके हम कह रहे हैं कि चुन आओ और देश को चलाओ, पर वो उल्टा कर देते हैं कि आप लोगों ने चुन लिया, अब हम आपको चुना लगाएंगे, ओके। पर देखिए, सारे नेता ऐसा नहीं होते, पर काफी अधिकतर 90% तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो हम उनको चुनते हैं, वो हमें चुना लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों में से जो अलग अलग पार्टियों से या अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, उनमें से जो हमें सबसे बेहतर लगता है हम उस व्यक्ति को चुन लेते हैं और उनको देश के शासन के लिए आगे भेज देते हैं कि आप आगे जाइए, आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करिए, आप हमारे मुद्दों का, आप हमारी समस्याओं को उठाइए, और अगर नहीं उठाते हो तो हम क्या आपको फिर हटा देंगे। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है, और चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं मतदान, वोटिंग। हम क्या करते हैं, वोटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। और जैसे कि जब हम कहते हैं लोकतंत्र, अब लोकतंत्र में देखिए काफी कुछ था, प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष था, उसमें भी नीचे तक हम लोग गए, ओके। पर जैसे ही मैं कहूंगा कि बेटा आप भारत के लोकतंत्र के बारे में बताइए, तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है, पिछले बार चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकार बनाई, ठीक है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। बस आपके दिमाग में लोकतंत्र के नाम पर क्या घूम रहा है, चुनाव घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव वर्ड है या जो इलेक्शंस है ना, ये लोकतंत्र का प्रतीक बन चुका है, सिंबल बन चुका है कि लोकतंत्र बराबर चुनाव, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची से बन चुके हैं। हम लोग लोकतंत्र को जानते ही नहीं, हम लोकतंत्र की डेफिनेशन हम कुछ ही नहीं जानते, हम कुछ ही नहीं समझते। बस हम लोग क्या समझ रहे हैं, चुनाव, सब कुछ चुनाव। और इस चुनाव का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो क्या बन चुकी है, राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बन चुकी है। अब अगर आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो उनसे पूछे लोकतंत्र क्या है, इस बार तो इसको वोट देंगे,
तो वहां पे लोकतंत्र चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? पॉलिटिकल पार्टीज को। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का आप लिंक देखिए, लोकतंत्र, चुनाव और राजनीतिक दल। तो हम जब जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो चुनाव की बात आती है, और चुनाव एक बहुत मुख्य, एक इंपॉर्टेंट अपना योगदान निभाता है किसमें? लोकतंत्र में, या जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अब चुनाव जो कराए जाते हैं वो मतदान के, हम हमारे जो नेता है उसके लिए वोटिंग करेंगे। अब वोटिंग के भी अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वोटिंग कराई जाती है, किस प्रकार से नहीं। पर आज जो सबसे मुख्य जो चर्चा हमें करनी है वो ये करनी है कि चुनाव के बिना लोकतंत्र हो सकता है और लोकतंत्र के बिना क्या चुनाव हो सकता है। तो चुनाव और जो लोकतंत्र मैंने आज की भेष छेड़ी है, उसी भेष पे, उसी चीज पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए यह है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? अगर यहां पे ये कहा गया है कि सर, जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र तो एक बहुत विस्तार चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ओके, तो अगर मैं लोकतंत्र और चुनाव को अलग कर देता हूं तो क्या ये दोनों बातें सत्य हैं कि भाई चुनाव ना हो, चुनाव के बिना क्या लोकतंत्र चल सकता है? मतलब मैं इलेक्शंस कराऊं ही ना, बिल्कुल मैं इलेक्शंस नहीं कराऊं, तो क्या वो लोकतंत्र रहेगा? तो पहले सवाल का जवाब देंगे, जैसे कि आप लोग भी क्या कर रहे होंगे, डिस्कस करते होंगे, ठीक है। एक, अगर आप जीवन में यूपीएससी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और सच में जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट्स हो आपके स्कूल में, ऐसे जो सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसा करा करो, जिससे कभी कोई टॉपिक उठा लिया करो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र पढ़ो, कोई दूसरी किताब हो उस दूसरी किताब से पढ़ने की कोशिश करो, या और कोई आपको सोर्स मिल जाए वहां से पढ़ो, फिर डिबेट्स करा करो कि अच्छा लोकतंत्र इसलिए अच्छा है, लोकतंत्र यूं बेकार है, इसमें यह है। तो जो हम लोग क्या बिल्कुल चर्चा करते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन जो करते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन जैसे कि आप क्लास 9-10 में पढ़ा करते थे, साथ में बैठ करके, मैं बोर्ड के एग्जाम में हम लोग साथ में तैयारी करेंगे, तो वैसे ग्रुप डिस्कशन है। और इसी ग्रुप डिस्कशन में आप ये सोच रहे हैं कि क्या बिना चुनावों के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या इलेक्शन पॉसिबल, डेमोक्रेसी पॉसिबल है? कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। देखिए, अब कोई भी निर्णय लेने में सभी जो नागरिक है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, डायरेक्टली क्या है, नहीं मिल सकते। जैसा मैंने आपको कहा कि भारत की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है, ओके, 130 करोड़ से भी ज्यादा भारत की आबादी है। अब अगर हम डेली लोगों को निर्णय लेने के लिए बुलाएंगे या डेली लोगों से वोटिंग करवाएंगे तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो भाग नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हम ये कहें कि नहीं, कभी भी कोई डिसीजन होगा तो उस डिसीजन में सभी लोग आकर के बैठ करके बात करेंगे, हो ही नहीं सकता। सभी के सभी तो 545 तो सांसद भी नहीं पहुंचते संसद में, लोकसभा में, ओके। तो ये तो 130 करोड़ की आबादी है। जिन लोगों को हमने चुना है वो सभी हमेशा लोकसभा में या राज्यसभा में अवेलेबल नहीं रहते हैं। जब सत्र चलता है, जब सेशन चल रहा है, मैं तब की बात कर रहा हूं, 545 तो तब भी नहीं पहुंचते, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी पहुंच जाए तो बात एक अलग है, वो तो नहीं पहुंच पाते। तो जनता तो फिर कैसे पहुंच जाएगी? अच्छा, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जब डायरेक्टली लोग सभी निर्णय नहीं ले सकते, सभी डिसीजंस नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया, हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया। 10 लाख लोगों ने एक व्यक्ति को चुन लिया और कह दिया कि यही क्या करेगा, हमारे सारे के सारे डिसीजंस लेगा। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, क्या कहा है, चुनते हैं मतलब चुन रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, और जिस प्रक्रिया से इलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, चुनाव कह रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, चुनाव अति आवश्यक, बहुत जरूरी हो जाते हैं। नोट, आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जब भी मैं आपसे लोकतंत्र की चर्चा करता हूं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, वो है चुनाव, इलेक्शंस, कि इलेक्शंस हुए कब। तो चुनाव क्या हो चुका है कि आज पूरे भारत की बात नहीं, सभी जगह चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या बन चुका है, एक प्रतीक बन चुका है, एक सिंबल बन चुका है। जैसे कि एक पर्यायवाची सा हो चुका है। लोकतंत्र की बात करो चुनाव आ जाते हैं, और चुनाव की बात करो तो राजनीतिक दल दिमाग में आ जाते हैं। अब जानते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जिसमें नागरिक रोजमर्रा के फैसले, जो डेली कोई फैसला होता है या सरकार कैसे चलेगी उसमें डायरेक्टली क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हर फैसले को प्रभावित जनता कर रही है। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, ठीक है, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जब हमने पार्षद चुना, सरपंच चुना, वो खास तौर पर ग्राम सभाओं की बात हो रही है, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो, इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। अब जब भारत में तो 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, अब हमें अगर कोई फैसला लेना हो तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम नहीं कर सकता, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती।
इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन है। तो अगर जब हम बात करते हैं कि जनता का शासन है, जनता की व्यवस्था, तो उसमें जनरली जो हम लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन, कि जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधियों को चुन लेगी और वो प्रतिनिधि क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे और फिर सरकार क्या करेगी, देश को चलाएगी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसा कि हमने लास्ट में क्या कहा कि जब ज्यादा बड़ी संख्या हो तो वहां पर हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र को काम नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, फिर हम जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता ने जो प्रतिनिधियों को चुना है वही क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो क्या करा, जनता ने क्या कर लिया, प्रतिनिधियों को चुन लिया और प्रतिनिधि फिर शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप, एक एक्टिव रोल वहां के लोग निभाते हैं। अब चुनाव, इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। जो प्रोसेस है कि इनको किस प्रकार से चुना जाएगा, किस प्रकार से इनको सिलेक्ट करा जाएगा, वो प्रोसेस ही क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका होती है। अगर आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बहुत अच्छी खासी भूमिका आपको लोगों की, नागरिकों की देखने को मिलती है, परंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, नागरिकों की सीमित भूमिका है। नागरिकों की क्या है, सीमित, मतलब लिमिटेड रोल है उन लोगों का। ठीक है, अप्रत्यक्ष में क्या है, लिमिटेड रोल है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, आप अपने प्रतिनिधियों को चुन दो और फिर सारे के सारे जो फैसले लेंगे वो आपके प्रतिनिधि लेंगे। वो बात एक अलग है, अगर आप उनके फैसलों से खुश नहीं है तो आप आंदोलन कर सकते हैं, आप 5 साल बाद उन्हें बदल सकते हैं, वो सारी बातें एक अलग है, पर एक बार के लिए तो आपके पास क्या है, लिमिटेड ही पावर्स होते हैं। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। कौन, जनता। तो जो भी नीतियां बनेगी उन नीतियों के निर्माण में ज्यादा सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष में क्या था, डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट कर रही है, ये काम होना चाहिए, ये फैसला होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सरकार ऐसे काम करे, ऐसा ना करे, तो वहां पे तो लोग ज्यादा सम्मिलित थे, पर यहाँ पे लोग ज्यादा सम्मिलित नहीं है, सक्रिय रूप से एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है। बाकी तो होता ही है, जो प्रतिनिधि है वो जनता की समस्या को उठा रहा है, अपने एरिया की जो समस्या उन्हीं को उठा रहा है और वो उन्हीं का सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसा वो चाहते हैं वो वैसी ही बातें वहां पर संसद में करते हैं। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। तो नागरिक जब अप्रत्यक्ष की हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि जिनको चुन लिया गया है, निर्वाचन वो प्रक्रिया है जिससे आपने प्रतिनिधियों को चुना, तो और जिनको चुन लिया वो क्या कहलाएंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनको क्या करा गया है, चुना गया है। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम जैसे 10 लाख लोगों ने इसको चुन लिया, अब हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस व्यवस्था में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाए उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस व्यवस्था में हम लोग क्या करें, जो प्रमुख निर्णय है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं, तो उसमें जो प्रतिनिधियों को चुनने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी पर है कि चुनाव की प्रक्रिया कैसी है, कौन सी प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर है, हमारे नेता कैसे चुने जाते हैं, कैसे कोई राष्ट्रपति बनता है, कैसे कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई सांसद विधायक कैसे बनता है, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब दूसरा सवाल है, पहला ये था कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम है, तो हमने ये बात देखी कि नहीं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस है, चुनाव आपको कराने ही पड़ेंगे क्योंकि आजकल सभी की जो जनसंख्या, सभी देशों की जनसंख्या बढ़ चुकी है और किन्हीं भी लोगों के पास आज के समय में, जनता के पास इतना तो समय नहीं है कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी हो जाए उनको पता ही नहीं होता। तो देश में कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा नहीं लेना, तो उसके लिए तो भागीदारी होना, एक सोचना ही बहुत दूर की बात हो जाती है। तो पहला तो हमारा सवाल था कि क्या बिना चुनाव लोकतंत्र कायम रह सकता, तो हम मानते हैं कि लोकतंत्र ही चुनाव का पर्यायवाची बन चुका है, तो चुनाव तो होना आवश्यक है। अब दूसरा, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है, ठीक है, कि बिना लोकतंत्र के, मान लीजिए लोकतंत्र नहीं है और वहां पर चुनाव हो सकता है, तो यहां पर भी आपका इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल आप लोगों ने सिर पकड़ लिया कि ये कैसा क्वेश्चन है, लोकतंत्र का तो पर्यायवाची चुनाव है और बिना लोकतंत्र के चुनाव कैसे हो सकता है। देखिए, जो देश लोकतंत्र को अपना लेते हैं उनको हम कहते हैं लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश, और जो लोकतंत्र को नहीं अपनाते हैं वह है गैर लोकतांत्रिक देश, ठीक है। और जनरली अगर हम लोग बात करें तो जहां जहां चुनाव होते हैं हम उनको क्या मान लेते हैं, लोकतांत्रिक मान लेते हैं। लोकतंत्र का जो मतलब है वो है जनता की व्यवस्था, जनता के अनुसार, और मुख्यतः हम उसमें बात करते हैं चुनने की, सिलेक्ट करने की। अगर आपको कहीं पर भी अगर चुनने का अधिकार नहीं है तो आप लोकतंत्र में नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि नहीं आपको यही काम करना है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है,
आपको चुनने का मौका नहीं मिल रहा ना, कोई कहे इसी प्रत्याशी को, इसी को वोट करना है, तो भी आपके पास फिर कैसा मतलब हो गया, फिर तो वो लोकतंत्र हुआ ही नहीं। लोकतंत्र जनरली बात करता है चुनावों की। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, चुनाव का मतलब ही ये नहीं है कि सिर्फ हमें चुन लिया जाए, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, हमारे पास विकल्प होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन बना करके देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं लोकतंत्र की जब बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ चुनाव की, और जब मैं कहता हूं चुनाव, तो चुनाव के लिए क्या कहा गया है कि चुनने का ऑप्शन है, सिलेक्ट करने का है। और सिलेक्ट कब करोगे, जब आपके पास विकल्प होगा, जब आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपको कह रहा है कि नहीं इसी व्यक्ति को चुन लो, तो ऑप्शन ही नहीं, तो फिर उसको चुनना पड़ेगा। तो वो तो कोई चुनाव हुआ नहीं ना, वो तो एक को ही चुनना था, फिर ऑप्शन का है, तो वो फिर लोकतंत्र भी नहीं हुआ। तो आइए इसको समझते हैं। सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते, सारे के सारे जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। जो गैर लोकतांत्रिक देश है उनमें भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तो कहीं कहीं पर जो गैर लोकतांत्रिक शासक है, जो तानाशाह हो गया, राजतंत्र हो गया, वो अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी चुनाव करवाते हैं। जैसे कि अब इनको आप जानते हैं, किम जोंग उन, ये उत्तरी कोरिया के शासक है। कहाँ के हैं? उत्तरी कोरिया के। और आपको जानकर के ताजुब होगा कि हर 5 साल में उत्तरी कोरिया में चुनाव होते हैं। ठीक है, हर 5 साल में उत्तरी कोरिया में चुनाव होते हैं। बस शर्त इतनी सी दी गई है सभी जनता को, पूरा चुनाव की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस कराया जाएगा, पर उन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, वो है किम जोंग उन। इसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता। तो मैंने आपको क्या कहा, जब आपके पास चुनने का विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ये कैसे चुनाव? और चुनाव ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसा है? पर अपने आप को क्या, अब इन लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान लिया कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव कराना, मतलब लोगों से वोट डलवा दो। अरे वोट डलवाने के से मतलब नहीं, ऑप्शन भी होना चाहिए, विकल्प भी होना चाहिए। आप लोगों ने विकल्प तो दिया ही नहीं। तो ये लोग अपने आप को एक लोकतांत्रिक दिखाने के लिए चुनाव करवा देते हैं। तो यहां से हमें एक बात ये भी समझ में आती है कि जिन हर देश में चुनाव होता है वो सारे के सारे लोकतांत्रिक भी नहीं है, वो सारे के सारे लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसलिए कहीं कहीं पर चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होता है, एक ढोंग होता है। इसके लिए वो चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो अब उसने चुनाव में किसी को खड़ा होने नहीं दिया, उसको बता दो सब मुझे वोट करेंगे, मैं जीत जाऊंगा, फिर से मैं क्या बन जाऊंगा, शासक बन जाऊंगा। तो अपनी पोस्ट को, अपने शासन को कोई खतरा नहीं होने देते। अब इस बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है कि कौन वोट करेगा, कैसे करेगा, कौन कौन खड़ा हो सकता है। तो अब इस पे क्या होता है, संविधान की एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रोल संविधान निभाता है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम और कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहां पर संविधान क्या करते हैं, एक चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बना देते हैं। जो बेसिक नियम है ना, वो बेसिक नियम बना देते हैं, और फिर उन नियमों को बड़ा करने के लिए भाई और कुछ इसमें ऐड करना हो, कुछ ज्यादा नियम जोड़ने हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसको सौंप देते हैं, विधायिका को सौंप देते हैं। और विधायिका कौन है हमारे देश में, संसद। विधायिका कौन है, संसद। यह मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है। तो कौन कौन वोट देने के योग्य है भारत में, 18 साल से ऊपर जितने भी नागरिक हैं वो सभी वोट देने के योग्य है। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, अगर आपको लोकसभा का लड़ना है तो 25 साल से ऊपर, और राज्यसभा का 30 साल से ऊपर हम लोग एलिजिबल है और भारत के नागरिक होने चाहिए। कौन चुनाव की देखरेख करेगा, तो कौन करेगा, भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। ओके, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, तो जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हमें यहीं से पता चलता है, संविधान से। मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, तो ये मतगणना कैसे होगी, ये पूरा प्रक्रिया में ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे दीदी एक वोट डाल रही है। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। तो भारत के संविधान ने भी इन सभी का उत्तर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। देखिए पहले 3 कौन से, कौन मत देगा, ठीक है, तो जो एलिजिबल होगा, जो 18 से ऊपर होगा, वही वोट दे सकता है। कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, तो कौन है भाई, जिनकी उम्र बता दी हो, जो भारत के नागरिक हो। और कौन इनका चुनाव की देखरेख करेगा, तो एक बिल्कुल भारतीय निर्वाचन आयोग बनाया गया है, जो संवैधानिक है और किसी के भी दबाव में नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को दर्शाता है कि किसी के साथ भी चीटिंग नहीं होगी। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो बिल्कुल फ्री है, वो ना सरकार के दबाव में है, ना न्यायपालिका, किसी के भी दबाव में नहीं है वो आयोग, वो बिल्कुल आजाद है। तो आजाद ही बढ़िया चुनाव होंगे।
और अंतिम 2 प्रश्न ये बताते हैं कि न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, सही तरीके से व्यक्ति चुना जाए और सभी लोगों को सही से प्रतिनिधित्व मिलता रहे। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन लोग इतना ही जानेंगे। अब आगे के जो लेक्चर्स हैं उन पे और भी हम लोग विस्तार में गहराई से एक एक टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बेहतरीन लगा होगा। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बताइएगा कि आपको लोकतंत्र के बारे में ये पहले से जानकारियां थी या नहीं थी, और आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा। और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।